वहीं विपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा है जेपीसी ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। किरण रिजिजू ने कहा जेपीसी की रिपोर्ट से कुछ नहीं हटाया गया। सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल हैं। वहीं जेपीसी रिपोर्ट पर राज्यसभा में संजय सिंह ने कहा है कि आज आप वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं, कल आप गुरुद्वारा, चर्च और मंदिर की संपत्तियों पर भी कब्जा करेंगे। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनो। Read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Those of them, those who are raising issues are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं। हाँ, तो खुद मेंबर है जेपीसी में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है। कितना ये अफसोस की बात है। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। लोकसभा स्पीकर साहब से हमारी सुबह मुलाकात हुई। स्पीकर साहब ने बुलाकर एसजी को सेक्रेटरी जनरल कहा। उसके बाद पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हम तमाम लोकसभा मेंबर जो स्पीकर साहब से मिले, वहाँ बैठे, ज्वाइंट सेक्रेटरी से बातचीत की। और जैसा मेरा जो था, मेरा बता रहा हूँ आपको, जिसमें कम से कम 8 से 10 पेजेस मेरे रीडैक्ट थे, उसमें से मेजर इंक्लूड हो चुका है। जो कमेटी के ऊपर एक्सपर्शन था उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा भाई जो दूसरे चीजें जो थी, जो फैक्चुअल है, उसको तो इंक्लूड करना चाहिए। तो उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको इंक्लूड करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थीं। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द। सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि? जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो, जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था 40 लाख लोगों में? सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। वक्फ पर बनी जेपीसी के सदस्य इमरान मसूद हमारे साथ हैं। सर, आज संसद में रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद से जो आपका डिसेंट नोट था, दावा ये किया जा रहा है कि डिसेंट नोट को शामिल किया गया।
नहीं, शामिल नहीं किया गया, उन्हें हटा दिया गया था। अभी हम स्पीकर साहब से मिलकर आए, हमने कहा साहब आप हमारा विरोध भी अब तय करेंगे क्या, चेयरमैन ही क्या, हमारा क्या विरोध होना है क्या नहीं होना है, हमारे लीगल पॉइंट्स हैं, हमारे लीगल पॉइंट्स को आप कैसे हटा रहे। तो स्पीकर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैं करता हूँ इसके अंदर। आपको लगता है कि जिस तरीके से दावा ये किया जा रहा है जगदम्बिका पाल की तरफ से कि गरीबों और महिलाओं को जो अधिकार दिए जाने थे वो अधिकार दिए गए इस रिपोर्ट के पेश अरे होने कौन के बाद? से कैसी बात कर रहे हैं, कुछ नया दिया है उन्होंने, क्या अभी आ जाएगा आपके सामने। ये सिर्फ वो तो टेलीफोन के ऊपर चलने वाले चेयरमैन थे, वो टेलीफोन के ऊपर इंस्ट्रक्शन आते थे और वो बोलते रहते थे। तो ये पूरी तरीके से संख्या बल के आधार के ऊपर देश के मुसलमानों के साथ क्रूरतम व्यवहार है और इतिहास के अंदर काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपने देश के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज की सारी चीजों को छीनने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों को अधिकार दिए जाएंगे। बताइए कौन सी क्लॉज है। और मुसलमान तो सारी पसमानदा हैं, मुसलमान 99% तो मुसलमान गरीब है। जो गरीब बात कर रहे हैं, 99% गरीब है मुसलमान इस देश के अंदर। मुसलमान के पास है क्या? मुसलमान के पास जो है वो आप छीनना चाहते हो। आप इसका प्रबंधन करते, जो सच्चर कमेटी की आप बुनियादी बात कर रहे हो, सच्चर कमेटी ने कहा था कि इससे 12,500 करोड़ की आमदनी हो जाएगी। आज की डेट में 50,000 करोड़ आप आमदनी करते, तब समझ में आता कि आपने कुछ किया है। आप सिर्फ छीनना चाहते हो। मुसलमान को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रबंधन सही कर देते। अपराजिता सारंगी बीजेपी की सांसद और जेपीसी जो बनी थी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर उसकी सदस्य है। मैम, राज्यसभा में तो पेश हो गया, लोकसभा में भी आ जाएगा। देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सदस्य रही हूं और इसलिए बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज यह 655 पेज का रिपोर्ट राज्यसभा में पेश किया गया और लोकसभा में भी पेश किया जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में इसे पेश करना मैं कहूंगी इस यात्रा में एक मील का पत्थर है और पूर्ण विराम या पूर्णछेद नहीं है। इस पर चर्चाएं होंगी, बहस होगी और सबके मतों को आदरणीय अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल जी ने सम्मान दिया है, सदन में भी दिया जाएगा। एक अच्छा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसे हमें मानना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं 8.5 लाख से अधिक, ये बिखरे पड़े हैं, अतिक्रमण के केसेस हैं। तो अगर हम प्रबंधन अच्छा करना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं प्रक्रिया में, तो अच्छी बात है, इसका तो स्वागत करना